बढ़ते आगे और अब बात आरटीआई की करते हैं, क्योंकि आरटीआई एक ऐसा हथियार जिसे आम नागरिक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन अब यही हथियार कुंद होता जा रहा है। देश भर में जहां करीब 4 लाख आरटीआई मामले पेंडिंग हैं, तो वहीं सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 22,000 से ज्यादा फाइलें सालों से ही जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यूज 18 ने जब राज्य सूचना अधिकारी से बात की तो उनकी बेबसी भी साफ नजर आई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में लाया गया था एक कानून, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई। लेकिन आज यही कानून खुद बेबस नजर आ रहा है। देश भर में लाखों आरटीआई आवेदन और अपीलें सालों से पेंडिंग है। हालात यह है कि पारदर्शिता का सपना अब अधिकारियों के लिए मजाक बनकर रह गया है। आरटीआई एक ऐसा अधिकार जिससे आम नागरिक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अब यही हथियार कुंद होता जा रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 2005 में जिस कानून को लाया गया था आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, अब वही सवालों के घेरे में है, क्योंकि पूरे देश भर में 4 लाख से ज़्यादा आरटीआई केसेस पेंडिंग हैं और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 22,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग में चल रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्टों का कहना है कि कई बार हमको 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी हमको सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जो अधिकार है उसी की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट महेश वशिष्ठ बताते हैं कि आरटीआई कानून 2005 में आया था। उसके तहत सूचना में पारदर्शिता आई, सरकार और आम जनता के बीच सामंजस्य बैठे ताकि सूचना आसानी से मिल सके। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। लेकिन वर्तमान में स्थिति विकट और गंभीर हो गई, सूचना मिल ही नहीं पा रही। आरटीआई का तो सरकार ने 2005 में जो नियम लेके आई थी उसके तहत ये था कि सूचनाओं में पारदर्शिता बने, सरकार और आम जनता के बीच सामंजस्य बैठे ताकि सूचनाएं आसानी से मिल सकें। लेकिन और उस पर साथ साथ भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लग पाए। कहीं ना कहीं जो सूचनाएं हमको नहीं मिल पाती हैं वो सूचना के अधिकार के तहत हम लोग ले सकें। लेकिन वर्तमान में स्थिति इस तरह की विकट और गंभीर हो गई है कि सूचनाएं मिल ही नहीं पा रही हैं। उस आरटीआई एक्ट बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज दूसरा दिन इसका हो चुका है, जिसके चलते यात्रा फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड तक पहुंची है। दूसरे दिन भी बाबा बागेश्वर के साथ हजारों भक्त चल रहे हैं और इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और क्रिकेटर शिखर धवन पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको सनातन यात्रा की। दिल्ली वृंदावन हाईवे पर सनातनियों की भीड़ उमड़ी है। बाबा बागेश्वर की अपील पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से शाम तक जय श्री राम, हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ पदयात्रा में सहयात्री बने हैं। बाबा बागेश्वर का साफ संदेश है कि हिंदू एकता ही हमारी ताकत है। सबसे पहले बाबा जी, आपने रोड पे जलपान किया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यात्रा है और यात्रा में प्रातः काल से प्रारंभ हुई है, तो सब लोग भी प्रसाद रोड पर ही पा रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम भी रोड पर ही पाएंगे। दूसरी बात, संदेशा सिर्फ यही है कि जैसे रोड पर सड़क पर बैठकर हिल मिलकर सब प्रसाद पा रहे, ऐसे ही हिंदू एक हो जाए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को समर्थन देने के लिए खेल जगत के सितारे भी पीछे नहीं हैं। शिखर धवन, उमेश यादव तो इस यात्रा का हिस्सा बने ही, साथ ही द ग्रेट खली ने पदयात्रा में कदम मिलाए। यात्रा का एक ही मंत्र है, जाति का भेद मिटाओ, हिंदू एक हो। बहुत अच्छी सोच है कि हमारा जो ऊंच नीच है जाति पाति में, तो उसको बराबर लाना, तो बहुत अच्छी सोच है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल यूनिटी आएंगी, जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो यूनिटी आएंगी फिर पदयात्रा में आप शामिल हुए हैं, आप पूरी अभी पदयात्रा में रुकेंगे क्या? जहाँ देखो कहाँ तक जाते हैं, पूरे नहीं जाएंगे तो कुछ तो जाएंगे।
पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक एकता का संदेश है। बाबा जी, जिस तरह से आप सनातन एकता की बात कर रहे हैं, कई लोग हैं जिनका कहना है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, कई लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म के खिलाफ है, इसी आप कैसे देखते हैं? ये केवल हिंदुओं के पक्ष में है, किसी के खिलाफ में नहीं। जिनको खिलाफ लग रहा है उनकी मानसिकता बहुत संकुचित है, बहुत छोटी सोच के वो लोग। सनातन हिंदू एकता यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पद यात्रा के दौरान एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जब एक श्रद्धालु के बाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई, जिसके बाद खुद बाबा बागेश्वर मरहम पट्टी करने लगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दूसरे दिन की ये तस्वीरें एकता समरसता को बताने के लिए काफी हैं। 10 दिवसीय इस पदयात्रा का 16 नवंबर को वृंदावन में भव्य समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव, राजस्थान के अंतर चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी के साथ सट्टा बाजार में भी हलचल तेज हो गई है। फलौदी सट्टा बाजार के ताजा रुझान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहीं एनडीए की बढ़त की भविष्यवाणी की जा रही है, तो कहीं कांग्रेस को अंतर उपचुनाव में बढ़त का अनुमान है। आपको एक खास रिपोर्ट फलौदी से दिखाते हैं। बनेगा किंग, किसका बिगड़ेगा खेल। बिहार से अंता तक सट्टा बाजार में हलचल, सियासी गणित पर सट्टे का तड़का। बिहार विधानसभा चुनाव और अंता उपचुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के रुझान सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो फलोदी सट्टा बाजार ने बिहार में एनडीए को 145 से 148 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। नीतीश कुमार की पार्टी को व्यक्तिगत 50 सीट मिलने के लिए 35 से 45 पैसे का भाव चल रहा है। अगर इस बात पर सट्टा लगाएंगे तो 1 लाख पर 35,000 रुपए का मुनाफा मिलेगा। वहीं नीतीश कुमार को 50 सीट नहीं मिलने पर सट्टा लगाएंगे तो उसके 45,000 के 1 लाख रुपए मिलेंगे। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा को 83 से 85 सीटें इस चुनाव में व्यक्तिगत मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 92 से 94 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और आरजेडी को 68 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही राजस्थान के अंता उपचुनाव में सट्टा बाजार ने कांग्रेस को मजबूत स्थिति में माना है। कांग्रेस के लिए 60 से 70 पैसे का भाव चल रहा है, यानी कांग्रेस की जीत पर 1 लाख रुपए दांव पर लगाने पर 60,000 रुपए का फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा की जीत पर 70,000 लगाने पर 1 लाख रुपए मिलने का अनुमान है। फिलहाल सट्टा बाजार के ये रुझान चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गए हैं।